किताब अभी काफ़ी लोगों से शेयर करी, तो सबसे पहला रिस्पॉन्स था कि 4 पन्नों के बाद सब रुक जाते हैं, कि वो अपनी कहानी शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगा ये कहीं न कहीं मैंने कुछ अचीव करा है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाए। वैसे बाय प्रोफ़ेशन ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ, तो एक और कारण जो आपने कहा तो कहा कि ये आपकी डिजाइनिंग जो है वो हर पन्ने पे दिखती है। इसीलिए, क्योंकि जब हम वैसे काम करते हैं तो क्लाइंट आपको इतनी लंबी चौड़ी ब्रीफ देता है कि यहाँ पे ये, यहाँ पे यो, मेरे लोगो का साइज़ यहाँ, मेरा लोगो का साइज़ यहाँ, तो इसमें तो पूरी छूट थी। वो टाइम इतना बोल्ड, इतना कलरफुल, इतना ओवर द टॉप था 80s कि सब कुछ मतलब हर चीज़ जो ज़्यादा है वो कम होती थी। आप चाहे हमारी बॉलीवुड पिक्चर देखें, चाहे हमारा कोई भी डायलॉग्स देखें मूवीज़ के, जो कपड़े देखें, म्यूज़िक देखें, सब कुछ ओवर द टॉप था। वो रामायण के टाइम पे जब जब वो सुबह आती थी 10 बजे संडे को, तो ट्रेन रुक जाती थी, लोग हाईवे खाली हो जाते थे, लोग अपने शादी के समय बदल देते थे और सारे नहा धो के टीवी देखने बैठते थे और उसके ऊपर अगरबत्ती जलाते थे, बैठते थे। तो वो तो समय ही अब आप सोच भी नहीं सकते इस समय में ये कोई ऐसा करेगा। डायलॉग भी इतने अजीब-अजीब थे। यहाँ से शुरू करिए, मोगाम्बो खुश हुआ। मोगाम्बो खुश हुआ, ये तो था। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। ये अमरीश पुरी का ही डायलॉग था, ये शान का था। जब वो मगरमच्छ के वहाँ पे फेंक देते थे। जब किसी को गुस्सा आता था तो कोई विलेन थे तो उसमें वो खुल जाता था और उसमें फेंक देते। आजकल के टाइम पे आप सोचो ऐसी चीज़ें तो लड़के हंसेंगे अभी उनको कहा जाए कि कर देंगे। जैसे लोग कहते हैं कि ये फ़िल्मों में ऐसा नहीं दिखाओ तो उसका असर समाज पे पड़ता है, बट समाज में ऑलरेडी वो हो रहा होता है। सो एक उसका तो एक मिरर, फ़िल्में एक मिरर होती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी डाकू की पिक्चरें बनती, घोड़े होते। अगर क्योंकि समाज में अब है नहीं घोड़े और डाकू नहीं है, तो अब वो पिक्चरों में नहीं दिखाया जा रहा है। तो इसीलिए अब उनकी जगह तस्करों ने ले लिया। हाँ, जब एक पुलिसमैन खड़ा हो जाता है तो 100 चोर चुप हो जाते हैं। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लॉक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। दोस्ती का एक वसूल है मैडम, नो सॉरी, नो थैंक यू। मर्द को दर्द नहीं होता। मैं नन्हा सा, प्यारा सा, छोटा सा बच्चा हूँ। ये डायलॉग सुनने के साथ आपको किस दौर की याद आती है? निश्चित रूप से आप 80 के दशक में पहुंच जा रहे होंगे। मैं हूं जयप्रकाश पांडे, आप देख रहे हैं साहित्य तक। यह कार्यक्रम है शब्दरथी और आज शब्दरथी कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सीमा सेठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सीमा जी से यह बातचीत 80 के दौर की उस मोहब्बत पर है जिस पर आपकी किताब है, रोमांसिंग द 80s, स्नैपशॉट फ्रॉम चेरिश्ड डिकेड। 80 का वह दशक जिसकी मोहब्बत में आप गिरफ्तार हो सकते हैं, जो रोमांस से, बदलाव से भरा हुआ था। जीवन के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ बदल रहा था। प्रेम भी बदल रहा था, आधुनिकता भी बदल रही थी, शहर भी बदल रहे थे। उस दौर को इस पुस्तक में सीमा सेठी जी ने संजोया है। पुस्तक एक तरह से काफ़ी टेबल बुक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 80 लिखा हुआ है। मूल रूप से पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है, लेकिन चूंकि लिखे जाने से अधिक यह देखने वाली पुस्तक है। इस पुस्तक के हर पन्ने पर आपको एक दौर, मतलब 80 के दौर की वह दुनिया दिखेगी जो कुछ न कुछ याद दिलाएगी, खासकर उन लोगों को जो 80 के दशक में आंखें खोल चुके थे। आंखें खोल चुके से मेरा आशय ये है कि जिनको किशोरावस्था की उम्र में हो या बचपन, कम से कम समझ हो चुकी हो शब्दों की और दुनिया को देखने की। सीमा जी, आपका स्वागत है सबसे पहले तो साहित्य तक के स्टूडियो। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 80 की मोहब्बत में आप गिरफ्तार हुई
और ये एक ऐसी कॉफ़ी टेबल बुक लेकर आई जो कि अपने आप में जिस पर किया गया काम, मैं इसके मूल्य से इसको नहीं आंकता, बल्कि इसके अंदर जो सामग्री है, जिस तरह का हर पन्ने पर एक समूचा इतिहास भरा पड़ा है। आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं 80 के इस दौर के बारे में कुछ कहूँ, 80 के इस दौर के समय को दर्ज करूँ और उस तरह से दर्ज करूँ कि देखने वाले को वह सारा परिदृश्य, वो सारा दृश्य सामने आ जाए? तो इसके दो पहलू हैं। पहले तो 80 क्यों? तो 80 क्यों? तो ऐसा है, 80 जब 80 का टाइम था तो मैं खुद एक ऐसे मोड़ पे थी कि कहते हैं कमिंग ऑफ एज जो होती है, वो टाइम था। तब अब दुनिया समझ रहे हो, खुद के अंदर इतना कुछ इतना कॉन्फिडेंस नहीं है आपको आपको ये नहीं पता आपने कहाँ जाना है, क्या करना है। तो हर चीज़ थोड़ा सा डर है, लेकिन थोड़ा सा रेबेलियन भी होता है, क्योंकि किसी को जो पता नहीं है तो डर नहीं है। तो आप किसी भी तरह जा सकते हो और बहुत एनर्जी है, उत्तेजता है। तो एक तो वो था कि कुछ क्या करना है, तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसके अलावा उस टाइम पे जो हमारे देश का जो हाल था, मैंने जो मेरे हिसाब से बड़ा पैरेलल स्टोरी चल रही थी 80s के अंदर, 80 के अंदर। हमारा देश भी उसी तरह से था, कुछ अनश्योर, कमिंग ऑफ एज टाइम था इंडिया के लिए। विश्व दौर पे अभी हमारी छाप नहीं आई थी। इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन होनी शुरू हुई थी उस टाइम पे। इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन शुरू होनी हुई थी। तो सिमिलर पैरेलल स्टोरी जो थी, तो ये कहानी एक यंग लड़की के नज़र से, जिसने देखा, समझा और उस दौर को प्यार किया, और एक भारत की और इंडिया की स्टोरी उस टाइम पे थी। तो ये दो स्टोरीज इकट्ठी चल रही थी। तो हर चीज़ में मोहब्बत थी, हर चीज़ में प्यार था, कुछ भी देखो, क्योंकि तब टाइम ऐसा था। तो तो अभी आके आपको क्यों लगा कि मुझे इस किताब को, मतलब हम 2025 में बात कर रहे हैं और जब ये किताब आई है तो नई पीढ़ी के लिए ये एक आश्चर्य की बात होगी। मतलब वो जो लोग उस दौर से गुजर चुके हैं, आप जिस कालखंड की बात कर रही हैं, हमें तो इसलिए याद है क्योंकि हम भी उसी उम्र के साथ गुजर रहे थे। वो बदलाव जिसकी आप बात कर रही हैं कि जहाँ वो फूलों के बीच टकराने वाला प्रेम जो है वो थोड़ा आगे बढ़ चुका था। और स्कूल हो, कॉलेज हो, पढ़ाई लिखाई हो, शहर भी हमारे बदल रहे थे। बिल्कुल। हर तरह का साधन बदल रहा था। लेकिन आपको अभी मतलब इस किताब में खास बात ये है कि आपने हर उस दौर को दर्ज करने की कोशिश की है कि क्या कुछ बदल रहा था। टेलीविज़न जैसे कैसे बदल रहा था, फिल्मों की दुनिया कैसे बदल रही थी, गाने कैसे बदल रहे थे, प्रेम करने के तरीके कैसे बदल रहे थे, कपड़े कैसे, फैशन किस तरह से बदल रहा था। तो आपने एक तो ये कि 2025 में ये क्यों सोचा या 24 में क्यों सोचा कि ये किताब ऐसी कोई किताब है, एक। दूसरा ये है कि आप जब उस समय को दर्ज करने की कोशिश कर रही थी तो इतना पिक्टोरियल, जिसको कहेंगे कि कॉफ़ी टेबल बुक, मतलब इसका हर पन्ना अपने आप में इतना अधिक कलरफुल है, जो लोग इसको खरीदेंगे उन्हें लगेगा कि ये ऐसे रंग आज के समय में यूज़ नहीं होते। तो आपने 80 के पूरे दशक को आज के समय में रखने के पीछे क्या उद्देश्य था, और ये किताब किन लोगों को आपने, कुछ तो सोचा होगा कि मैं इन लोगों को, इस वर्ग के लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ। तो हमारी उम्र के लोगों तक पहुंचना चाह रही थी या नई पीढ़ी को तक पहुंचना चाह रही हैं? तो उल्टा से शुरू करते हैं। तो ये दोनों के लिए है। हमारे लिए इसीलिए कि कहते हैं यादें एक मिठाई के डिब्बे की तरह होती हैं, जब आप खोलो तो वो एक टुकड़ा नहीं खाया जाता। तो ये हमारे, जिन्होंने 80 का दौर खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद देखा है, तो ये उनके लिए एक नॉस्टैल्जिया है, कीपसेक है, कि जो चीज़ें छूट गई हैं और उनको याद रखें। और इस किताब में ऐसा है कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट करने की कोशिश नहीं की है कि मेरे को कोई चीज़ छूटे नहीं, ऐसा नहीं था।
एम वाज कि इसमें जो कुछ भी है वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद मैंने देखा है, खुद समझा है, खुद जिससे प्यार किया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी की सुनी सुनाई हो। अब बहुत सारे लोगों से बात करी, वो सब अलग है, बट खुद एक्सपीरियंस किया। और इसमें मैं चाहती थी कि ये एक, जैसे आपके पास अगर आए तो आपको लगे कि ये मेरी किताब है, ऐसा नहीं लगे कि ये पढ़ने वाली चीज़ है, उसको लगे जैसे मेरी स्क्रैप बुक है और इसमें ये रह गया। क्योंकि ये मैंने जब ये किताब अभी काफ़ी लोगों से शेयर करी, तो सबसे पहला रिस्पॉन्स था कि 4 पन्नों के बाद सब रुक जाते हैं, कि वो अपनी कहानी शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगा ये कहीं न कहीं मैंने कुछ अचीव करा है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो एक तो ये उन लोगों के लिए है, और बाकी जिन्होंने असली एक्सपीरियंस नहीं किया, जो उनके समय से पहले आया, तो ये उनके लिए है कि वो देखें, समझें, और अगर वो अपने घर वालों के साथ, माँ-बाप के साथ बैठ के शेयर कर सकें। और आगे वाले टाइम में शायद ये भी नहीं रहेगा, उनको कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा। सो इन सम वे इट्स लाइक डॉक्यूमेंटेशन फॉर न्यू पीपल, इट्स लाइक वेलकम टू 80s। और जिन्होंने किया है उनके लिए तो एक कीपसेक है। आपने तो इस किताब का जो चैप्टराइजेशन तो नहीं है, क्योंकि हर पन्ने पे एक कहानी बदलती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले ये 80 की हवा, ठीक है। अब 80 की हवा में जो हाथ वाले पंखे हैं, उसके बाद जो टेबल फैन है, और टेबल फैन के बाद कूलर, और उसके साथ आपने गुलमर्ग, जो उस समय का जो टैग लाइन, एक तरह से गुलमर्ग टॉप कूलिंग वैल्यू, ठीक है, इस तरह से आपने लिखा है। और उसके साथ जो मोगरा, जब हम लोग बात कर रहे हैं हमारी नई पीढ़ी, जो लोग जैसे हमारी मान लीजिए फाइनल प्रोड्यूसर है, तो उनको इस बात की कल्पना भी नहीं होगी कि घरों में हवा के लिए क्या कुछ किया जाता था, और खुशबू के साथ वह दौड़ रहे। अच्छा, इसका पन्ना मान लीजिए अगला पलटते हैं, तो आपने दूरदर्शन का वो जो बदलाव था, सत्यम शिवम सुंदरम, वो आज जब मोबाइल पे 24/7 चीज़ें मौजूद हैं, OTT से लेके सीरीज़, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, तब ये पीढ़ी जेनजी जो है वो कभी नहीं समझ सकती है कि एक ऐसा भी दौर होता था कि इस तरह से किसी चीज़ की शुरुआत होती थी। ब्लैक एंड वाइट एरा था, और उसके लिए क्या कुछ होता। लेकिन भाई, और वो घूमता रहता था, और आप इंतज़ार करते थे कि वो कब रुकेगा। और किसी को कोई जल्दी नहीं होती थी कि अभी के टाइम की बफरिंग के लिए, जैसे अरे 2 मिनट के अंदर चेक करो, वाईफाई चेक करो चल रहा है या नहीं चल रहा। हम आराम से बैठ के इत्मीनान से देखते रहते थे, और वो घूमता था अपने स्पीड पे, अपने समय से वो शुरू होता था। और जैसे आपने ये पन्ना खोला, रुकावट के लिए खेद है। रुकावट के, तो जब कभी कुछ आ जाता था तो एक मैसेज आ जाता था, वो हमारे रुकावट के लिए खेद है, बस। और इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होती थी, किसी को सच में कोई खेद नहीं होता था। सब बैठे रहते थे, पता है ये होगा, और बैठे रहते थे। तो इतना पेशेंट टाइम था वो, इतनी पेशेंस थी उन दिनों कि ये सब चीज़ें जब होती थी तो कोई परेशान नहीं होता था, कोई घबराता नहीं था, क्योंकि और ज़्यादा एक तो और माध्यम भी और चीज़ों के नहीं थे उन दिनों। नहीं, बदलाव के उस दौर को, मतलब उस दौर में जिस समय हमारी शुरुआत हुई और जो बदलाव शुरू हुए, और आज, इन दोनों को आप किस रूप में देखती हैं, अगर मैं ये पूछूं, क्योंकि अब आप इसको, हमारे लिए तो ये पूरा समय विस्मृत हो चुका था। बिल्कुल। मैं अपनी बात करूं, और मुझे लगता है हर आदमी इस किताब को पढ़ने के बाद एक बार अतीत में लौटेगा, उस दौर में लौटेगा जो लोग हम लोगों की उम्र के हैं। जो यंग पीढ़ी है वो इसको देखते समय उसको लगेगा कि कोई कहानी देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जैसे महाभारत का कालखंड हो, या रामायण का हो, राम रावण युद्ध चल रहा है, जैसे रामलीला जैसी चीज़ें कुछ देख रहे हैं। उन्हें ऐसा सा लगेगा। वो ये इसकी सच्चाई पर बहुत मुश्किल से विश्वास करेंगे कि ये एक सभ्यता के विकास की तरह से उन्हें लगेगा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल की बातचीत है। आज की पीढ़ी, आप इस बदलाव को, मतलब विकास की जो यह यात्रा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस किताब के पन्नों को पलटते हुए कि जिस तरह से आपने उस कालखंड को इस किताब में रखा है चित्रों के साथ, कहीं ना कहीं आप उसको, उसके रोमांस को, उसके प्यार को, या उसके अंदर जो पाकीज़गी जैसा मैं कुछ कह सकता हूँ, ठीक है, बदलाव है, हर समय बदलाव होता है, वो महसूस किया है कहीं ना कहीं।
आप क्या सोचती हैं जो आज का समय है और जो 80 का दौर था? जैसे आपने कहा कि बदलाव तो है ही है, तो आप 80 से 90, 90 से 2000 वो किसी भी आप में चले जाएँ, बदलाव तो है ही है। लेकिन जो 80 में जो बदलाव हुआ, वो अभी आजकल जो है, उसकी सब चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा उसकी नींव लेकिन 80 में रखी गई थी। तो इसीलिए मेरे हिसाब से 80 बहुत महत्वपूर्ण एक डेकेड था। जैसे मैंने कहा कि जैसे इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन उस टाइम पे शुरू हुई थी, कंप्यूटर्स अब उस टाइम पे आए थे, ग्लोबलाइज़ेशन तब शुरू हुई थी और टेलीविज़न सबसे बड़ी चीज़, एक टेलीविज़न जो आया था, वो उस समय आया था। फिर हमारे वर्ल्ड कप हमारा 83 जब कप जीता था हमने, वो सिर्फ़ एक क्रिकेट की जीत नहीं थी। वो क्रिकेट तो एक माध्यम था, उस क्रिकेट के माध्यम से हम लोग एक विश्व स्तर पर पहुँच गए थे। उससे हमारे देश में सबका एक एक मनोबल बढ़ा था, तो उससे एक बिलीफ़ हमें मिला था। तो बहुत सारी चीज़ों की जो नींव रखी गई थी, वो 80 में रखी गई थी। तो और अब मैं अगर अपने पर्सनली रिलेट करूँ आज, जो मैं करती हूँ, जैसे भी हो, तो उस समय भी जो वो टाइम था कमिंग ऑफ एज, उसकी नींव एक्चुअली जो मैंने सीखा, करा, जो एक्सप्लोर किया, वो भी उसी 80 में रखी गई थी। आज आप क्या करती हैं? अभी क्या करती हैं इस किताब को लिखने के सो अलावा? वैसे बाय प्रोफ़ेशन ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ। तो एक और कारण जो आपने कहा, तो कहा कि ये आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो हर पन्ने पे दिखती है। इसीलिए, क्योंकि जब हम वैसे काम करते हैं तो क्लाइंट आपको इतनी लंबी चौड़ी ब्रीफ देता है कि यहाँ पे ये, यहाँ पे यो, मेरे लोगों का साइज़ यहाँ, मेरा लोगों का साइज़ यहाँ। तो इसमें तो पूरी छूट थी कि जो मर्ज़ी करिए। तो थोड़ा आसान था और थोड़ा और मुश्किल हो गया, क्योंकि कोई ना बोलने वाला, ना कोई चेक करने वाला, ना कोई ब्रूफ ब्रीफ नोट, तो करो तो क्या करो? और एक एक तो था क्रिएटिव एक्सप्रेशन था। इतना टाइम जब आपने किया, एक कोई पैशन प्रोजेक्ट है जो आपके बहुत दिल के करीब हो, उसमें आप पूरा अपना दिलो-जान लगा दो और कोई क्रिएटिव रोक-टोक नहीं थी। लेकिन अगर आप पूछें कि ये पुरानी किताब है, नॉर्मल कोर्स में कोई सीपीआर टोन, आप ब्लैक एंड वाइट ग्रे टोन भी करके आप किताब बना सकते हैं, जो नॉर्मली आई वुड से कि अगर पुरानी नॉस्टैल्जिक किताब होगी, अगर आप यंगस्टर्स को पूछो तो ऐसे ही होगा। लेकिन वो टाइम इतना बोल्ड, इतना कलरफुल, इतना ओवर द टॉप था 80s, कि सब कुछ मतलब हर चीज़ जो ज़्यादा है वो कम होती थी। आप चाहे हमारी बॉलीवुड पिक्चर देखें, चाहे हमारा कोई भी डायलॉग्स देखें मूवीज़ के, जो कपड़े देखें, म्यूज़िक देखें, सब कुछ ओवर द टॉप था। तो उस टाइम पे मैं उसको वो निकाला, आप देखिए कवर, जैसे आप देखेंगे रोमांसिंग द, उसका जो कवर हमारा है, वो ऐसा है जैसे एक पिक्चर का पोस्टर होता है। अगर आप यहाँ पे हटा के दोस्ताना लगा दें या याराना लगा दें, तो एक मनमोहन देसाई की मूवी का पोस्टर से इंस्पिरेशन मैं कहूँगी मिली है। तो इसीलिए मैंने किताब को सोचा कि इट शुड अपील टू यंगर पीपल ऑल्सो, कि एक तो हर पेज इट शुड बी लाइक अ क्रिएटिव आर्ट वर्क। तो अगर आप ये निकाल दें तो एक पेज, मैं ऐसा चाहती थी, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से आपने ठीक है। उस दौर की बहुत सारे धारावाहिकों का इस पुस्तक में और उसके विजुअल्स भी दिए हैं, उनको याद भी किया है। हुँ। हम लोग महाभारत, तमस, रामायण, बुनियाद, मोगली डेज़, ये जो है ज़िंदगी, रजनी, उसके अलावा भारत की खोज, नुक्कड़, कथा सागर। तो अब ये देखिए ना, ये आप उस दौर के जिसी से भी बात करेंगे सबको ये पता होगा। लेकिन आज इतने सारे हैं कि किसी को कुछ पता होगा और किसी को कुछ नहीं पता होगा। तो इसकी वजह क्या पाती हैं आप? ये उस अच्छा है या बुरा? नहीं, एक तरह से अच्छा इसलिए क्योंकि उस टाइम पे अम, एक कलेक्टिवनेस थी, एक कॉमन चीज़ थी जो हमको बाँधे हुई थी। वो चाहे दूरदर्शन के, बिकॉज़ चीज़ें की कमी बहुत थी। तो हम लोग एक ही जने, एक ही परिवार के अंदर 4 लोग होंगे, एक ही प्रोग्राम एक ही समय पे देख रहे हैं, और आप उसी को अपने दायरे को बढ़ाइए तो शायद अपने कॉलोनी के अंदर, नेबरहुड के अंदर भी वही टाइम पे सभी वही काम कर रहे होंगे। अगर शाम को 6 बजे संडे को पिक्चर आ रही है, तो आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि आप जो कर रहे हैं, आपके नेबर भी वही कर रहे होंगे, पड़ोसी भी, पड़ोसी के बाद पड़ोसी भी। और वही चीज़ जब हम दूरदर्शन नेशनल हो गया था, तो फिर दूसरे सिटी के अंदर भी वो लोग सब यही कर रहे होंगे, छोटे शहर, बड़े शहर। तो उससे एक देश बँधा था थोड़ा। तो एक
कॉमन लिंक था हमारे पास। और भी एक ही परिवार में 4 लोग हैं, वो 4 चीज़ें अलग-अलग टाइम पे अलग चीज़ें देख रहे होते हैं। तो अच्छा बुरा इसमें कुछ नहीं है। वो एक समय था, वो एक समय था। बट उस समय एक उससे क्या हुआ है कि एक कलेक्टिव मेमोरी सबकी हुई है। अभी इस टाइम पे एक कलेक्टिव मेमोरी नहीं है किसी की भी। आप किसी को अब आजकल के टाइम में किसी को पूछेंगे तो वो बोलेगा मेरी मेमोरी ये है, मेरी वो है। लेकिन आप 80 के दौर की बात किसी भी 80 से करिए, वो सब एक ही दायरे में सब बात करेंगे। तो वो कलेक्टिव मेमोरी जो 80 में सबकी बनी, वो इसीलिए थी क्योंकि हमारे पास लिमिटेशंस थी, कम चीज़ें थी हमारे पास। इस किताब को करने में आपको समय कितना लगा? क्योंकि जितने तरह के विजुअल्स हैं, पहले तो ये जो इससे पहले भी मैंने पूछा था कि क्लासिफिकेशन इसका कैसे किया? आपका कहना है कि मैं इस बात की हड़बड़ी मुझे नहीं थी कि कोई चीज़ छूट जाए या कोई चीज़ रह जाए। मैं करना चाहती थी, एक तरह से आप करेक्ट करना चाहते थे। लेकिन ये जो बुक देखने के बाद जो लगता है कि जिस तरह से आपने शायद ही उस दौर की कोई चीज़ छूटी हो। मतलब हर खुल के जिया है ना वो। हाँ बा, 80 खुल के जिया इसीलिए। बारीक से बारीक बदलाव को भी, यहाँ तक कि जो टेलीविज़न सेट के जो मॉडल्स बदल रहे हैं, जो ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड का दौर जो आता है, उस दौर के जो धारावाहिक हैं, कम से कम सारे जितने धारावाहिक का आपने नाम लिया, जिसके पास भी टेलीविज़न सेट होगा, सभी ने सब कुछ देख रखा होगा। तो आपने एक ये बात कही। साथ ही जो गांव के पड़ोस के लोगों की बात कही, तो रामायण और महाभारत हाँ, का भी उल्लेख इसमें है हाँ, कि मैं आपको समय हूँ। और कोविड काल में अभी उसकी पॉपुलैरिटी को पता बिल्कुल, चला कि वो बिल्कुल, सबसे अधिक देखा जाने वाला अभी भी उस दौर के बाद का बिल्कुल। भी। वो रामायण के टाइम पे जब जब वो सुबह आती थी 10 बजे संडे को, तो ट्रेन रुक जाती थी, लोग हाईवे खाली हो जाते थे, लोग अपने शादी के समय बदल देते थे और सारे नहा धो के टीवी देखने बैठते थे और उसके ऊपर अगरबत्ती जलाते थे, बैठते थे। तो वो तो समय ही अब आप सोच भी नहीं सकते इस समय में ये कोई ऐसा करेगा। आपने एशियन गेम्स का भी इसमें उल्लेख किया है। वो बहुत इम्पोर्टेंट था। हम उसी टाइम पे एक तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हम होस्ट कर रहे थे एशियाड गेम्स और उसी टाइम पे कलर टीवी आया था, तो हमारी ब्लैक एंड वाइट दुनिया से रंगीन हो गई दुनिया। तब इम्पोर्टेड सेट सोनी के आने शुरू हुए थे। उसके बाद आई रिमेंबर, अगर आपको भी याद होगा तो एक फ़िल्म आनी शुरू हो गई थी, तो वो जो कलर टीवी नहीं लेते थे तो उसके ऊपर लगा दिया जाता था। वो कुछ सोच ही नहीं सकता, उसके क्लिप होते थे 2 और उसको लगा दिया जाता था और उसमें फ़िल्म थी। कुछ तो कलर दिखना कुछ शुरू। हाँ, तो वो एक दुनिया बदल रही थी, उस टाइम पे। जैसे मैंने कहा कि वो नींव उस टाइम पे बहुत चीज़ों की रखी तो गई इसकी थी। सामग्री आपने कैसे कलेक्ट की? कि जैसे मान लीजिए अभी मैं स्पोर्ट्स के पेज पर हूँ, रन रन रन, जिसमें पीटी उषा की इंडिया टुडे की तस्वीर है, या उसके बाद जो फर्स्ट क्रिकेटर टू रीच 10,000 टेस्ट रन्स, सुनील गावस्कर की तस्वीर है। ये आपने सारी चीज़ें कहाँ से कैसे कलेक्ट की? कितना समय लगा? हाँ, ये कम से कम 3 साल, तो सिर्फ 3 साल लगे थे। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने पहले 80 का दौर जब शुरू किया तो 80 पूरे विश्व से शुरू किया। जब उसका मैंने फर्स्ट रिसर्च पेपर किए, तो फिर सभी मैं खुद ही घबरा गई देख के कि ये तो जो खुद नहीं देखा सुना, सिर्फ सुना था, तो उसको तो छूना नहीं चाहिए क्योंकि वो दिल से नहीं आएगा। तो उसका फिर दायरा थोड़ा कम किया। फिर हम हिंदुस्तान में आ गए। हिंदुस्तान से आए तो उसके बाद थोड़ा और मैंने क्योंकि जो मेरा बचपन और मैं दिल्ली की पड़ी बड़ी हूँ, तो मैंने थोड़ा जो मैंने देखा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं इस किताब में जो थोड़ी दिल्ली सेंट्रिक हो सकती हैं, जैसे बसें हैं डीटीसी की, क्योंकि वो दिल्ली सेंट्रिक हैं। बट अदरवाइज़ फिर मैंने उसको थोड़ा और समेटा। तो जब उसका समेटने से थोड़ी उसकी और डायरेक्शन ज़्यादा टाइट हो गई। और इसमें अंदर इंटरेस्टिंग बात थी कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं बहुत सारी पिक्चर्स स्टॉक से लूँ या इधर-उधर से लूँ। तो बहुत सारे मैंने लोगों के साथ रीच आउट किया, उनको जो उनके पर्सनल कलेक्शन से थी पिक्चर्स। तो दोस्तों ने, दोस्तों के दोस्तों ने, दोस्तों के दोस्तों ने, दोस्तों ने, तो उन सब से एक पिक्चर्स लेके कुछ-कुछ, और कुछ अपनी थी। मेरे पास खुद भी, मैं बहुत चीज़ें कुछ फेंकती नहीं थी, वो सब इकट्ठी की
और इधर-उधर से कलेक्ट करके, और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ कमी पेशी पूरी की, जहाँ नहीं मिला वहाँ रास्ता बदल लिया, वो छूट गया जिसकी पिक्चर मिली। तो ये सारा डाटा तो दिमाग में था, लेकिन विजुअली करने के लिए बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ है। ये किताब आप किन लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, किस क्लास तक? क्योंकि सभी तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पिक्चर इसमें इतनी है। इसके अलावा आ, आ, बाहर की फिल्में भारत में, मतलब 80 का दौर किस तरह से बदलाव का था, बिना इस किताब को देखे कम से कम आज की पीढ़ी तो नहीं समझ सकती, उतने शेड्स नहीं देख सकती कि लाइफ जो है कितनी किस तरह से बदल रही थी। केवल दूरदर्शन नहीं था, टेलीविज़न केवल टेलीविज़न नहीं था, उस पर वर्ल्ड कप जीतना केवल वर्ल्ड कप जीतना नहीं था, और जो फैशन की दुनिया में बदलाव हो रहे थे, फिल्मों की दुनिया में बदलाव हो रहे थे, और चाहे खाने की चीज़ हो, पीने की चीज़ हो, टिकट का यहाँ पे बहुत एक मज़ेदार इस तरह का टिकट, और टिकट बेचने वाले लोग भी आज की पीढ़ी उसको नहीं समझ पाएगी कि टिकट ऐसे भी बिकते थे। और ड्रेस सर्कल में बालकनी के आगे के, और वो पतले पतले एकदम पतले से कागज़ जैसे वो शीट होते थे, और रंग बिरंगे होते थे। उस टाइम पे उनके कलर भी इतने ब्राइट थे और रंग बिरंगे थे, जो आजकल की टिकट एक सफ़ेद के ऊपर प्रिंट की हुई काले अक्षरों से होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कुलभूषण खरबंदा जी से कुछ ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि आपने बाकी किसी को, हर आदमी को सामान्य तौर पर रखा, लेकिन उनके लिए एक पूरा पेज डेडिकेट किया उनके डायलॉग के साथ। इसमें सिर्फ एक विजुअल अपील थी, क्योंकि जब वो ये मूवी आई थी शान, तो एक उनका जो एक लुक था पूरा, उनका जो सिर का खोपड़ी का मोगाम्बो तो नहीं, शान का था शान ये का। तो ये पूरा जो उनका सिर का शेप था वो बड़ा इफेक्टिव था उस टाइम पे। तो उनका जो फेस लिया वो इसलिए लिया था क्योंकि वो, आप अगर इस पे बाल लगा दिए जाएंगे तो उसका वो इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये वजह ये थी। वजह थी, इसमें तो बड़ा क्रिएटिव बाकी सारे डायलॉग जो, उस अच्छा, टाइम। इस तरह के डायलॉग मुझे लगता है, मैं चाहूँगा कि इसको आप ये जो जितने खलनायकों वाले डायलॉग हैं इनको जो थोड़ा पढ़ के बताइए कि ये उस टाइम के डायलॉग भी इतने अजीब अजीब थे। यहाँ से शुरू करिए, मोगाम्बो खुश हुआ। मोगाम्बो खुश हुआ, ये तो था। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। ये अमरीश पुरी का ही डायलॉग था, ये शान का था। जब वो मगरमच्छ के वहाँ पे फेंक देते थे, जब किसी को गुस्सा आता था तो कोई विलेन थे तो उसमें वो एक वो खुल जाता था और उसमें फेंक देते। आजकल के टाइम पे आप सोचो ऐसी चीज़ें तो लड़के हंसेंगे अभी उनको कहा जाए कि कर देंगे, ऐसी मौत मारेंगे कि एक बार मौत ही यकीन, मौत से ही पसीना, मौत को भी पसीना आ जाएगा। तो ये डायलॉग थे वो बहुत ही ओवर द टॉप थे। और फिल्मों में भी कुछ भी बोल दो, कुछ भी, तो अब उसका जब अगर आप मतलब निकालना शुरू करो तो उसका कोई सिर पैर नहीं निकलेगा। तो वो टाइम मूवीज़ का बड़ा इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था। अमिताभ बच्चन को पता है कि इस ऐसी कोई किताब आई है जिसमें उनको महत्वपूर्ण ढंग से उनके, अमिताभ बच्चन के बिना तो किताब हो नहीं सकती थी, चाहे वो 80 हो, 70 हो या 2000 हो। तो वो तो 80 में, जबकि उनका इतना अच्छा टाइम नहीं था उसके हिसाब से, तो लेकिन कोई किताब नहीं हो सकती फिल्म में। और श्रीदेवी और ये ऋषि कपूर, ये जीनत अमान, तो ये कुमार गौरव, हाँ, आपने तो किसी को छोड़ा नहीं। ये तो 80 से, लेकिन मुझे लगता है 80 से पुराने वाले लोग हैं, या आपको फिल्में दोबारा देखी हैं इसलिए याद? नहीं, ये तो ये सारी फिल्में सारी 80 की ही हैं। उस टाइम पे लव स्टोरी आई थी, कुमार गौरव संजय दत्त का लॉन्च रॉकी में, लव स्टोरी में उसी टाइम पे हुआ था। तो ये पिक्चरें सारी फिल्में उसी टाइम की हैं। तो हीरो हो सकते हैं पहले, लेकिन फिल्में सारी उसी समय की। हाँ बिल्कुल। ये कॉमिक्स की दुनिया, कॉमिक्स उस टाइम पे कितनी, एक तो फिजिकल थी, तो और इतनी कलरफुल थी, और आपको कॉमिक्स का टाइम फिक्स होता था। आपको महीने के अंदर फोर्टनाइटली है या मंथली है या वीकली है, तो आप उस कॉमिक्स का इंतज़ार करते थे। बाहर से टिंटिन आती थी, कोई बाहर से आता था तो आपको गिफ्ट मिलता था। इंद्रजाल कॉमिक्स, आई थिंक हमने तो
सारी की सारी माइथोलॉजी हिस्ट्री सारी अमरचित कथा से सीखी है। उस टाइम पे अमरचित कथा के से हमें ये सब सीखने को मिलता था। अब तो कहीं से भी कोई देख ले तो कॉमिक्स एक्सचेंज करते थे, कॉमिक्स पे नाम लिखा जाता था, लाइब्रेरी होती थी जहाँ से आप कॉमिक्स एक दिन के लिए किराए पे लेके आते थे, 25 पैसे एक दिन के, 50 पैसे 2 दिन के। तो कॉमिक्स एक दूसरे को देना लेना शेयर करना ये बहुत कॉमन था उस टाइम पे 80 में। आपने अमीन सयानी साहब को बहुत शिद्दत से याद किया है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं रेडियो बहुत सुनती थी रेडियो। तो और ऑफ कोर्स वो तो एक आइकॉन है उसके, बट रेडियो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर होता था, सबसे छोटा वाला जिसका एरियल बाहर निकाल दिया जाए, किसी एंगल पे चलता था, किसी पे नहीं चलता था। और उस टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम आते थे। एक रात के टाइम भी आता था कहानियों वाला, हवा महल, जिसमें कोई कहानियाँ सुनाई जाती थी। और इनफैक्ट अभी इन दिनों में भी एक नीलेश मिश्रा का प्रोग्राम आता है, तो वो यादों का इडियट बॉक्स। तो वो कोविड के टाइम में, मुझे ज़्यादा पता नहीं था, ये कोविड के टाइम पे मैंने सुनना शुरू किया। एंड सब फिर मैंने उनको इनफैक्ट लिखा भी, सही मैसेज भी किया कि मैंने कभी उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो मैंने सोचा मुझे इतना अच्छा क्यों लगा, और मुझे याद मैं कनेक्ट करूं, तो वो क्योंकि मैं 80 में या पहले ये सब मैं कुछ चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं जो आपको अंदर से अच्छी लगती हैं, और तो उसका कारण ये था। तो 80 बहुत ही कमिंग बैक टू अगेन कि वो 80 का जो रोमांस था चीज़ों का, सो रोमांस मतलब हर चीज़ का रोमांस। आपने टीवी चलाया, आप शाम का 6 बजे का टाइम है या आपका चित्रहार का समय है, तो आप 2-3 घंटे से पहले उसकी एंटिसिपेशन होती थी, आप इंतज़ार करते थे। जैसे किसी को मिलना है या किसी अपने डेट पे जाना है, उससे पहले हम वेट करते थे, आज प्रोग्राम शुरू होगा, आज आप बैठेंगे, 10-15 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, टीवी चलाएंगे और देखेंगे कि चले या ना चले। जैसे कि आप बस स्टॉप पे किसी को जा रहे हैं, कोई आएगा या नहीं आएगा, क्या कपड़े पहन के आएगा। सो इट वाज लाइक रोमांस विद एवरीथिंग। आपने डेट पे जाने की बात की और उसके साथ ही जो पन्ने खुले वो पोस्टेज स्टैम्प और लेटर बॉक्स वाले हैं, साथ में कबूतर भी है चिट्ठी लेके जाने वाला। ये डेट वाला दौर शुरू हो चुका था। बिल्कुल, वो भी उसी टाइम पे था। आप प्रेम का इसमें प्यार लगातार प्रणय मोहब्बत प्रेम प्रीति या लव लामू ये आपको याद होगा चश्मे बंदूर एक फिल्म आई थी साई परांजपे की, तो ये बड़ी एक कल्ट मूवी थी उस टाइम पे। और पूरी की पूरी आप मूवी देखेंगे तो 80 पे बेस्ड है, और उस टाइम पे जो होता था। तो प्रेम के साथ साथ एक आगे के जब पन्नों में हम आते हैं तो आपने एक पूरा चैप्टर यू आर अ बैड गर्ल पर लिया है, और उसमें आपने ये बताने की कोशिश की है कि वह समय जो बदलाव का था उसमें पिक्चर में भी या समाज में भी लड़कियां थोड़ा सा अपने को आधुनिका के रूप में आने लगी थी, और फिल्मों में भी लोग मतलब जैसे जो चीज़ छुपी हुई थी या सिगरेट या बोल्डनेस जिसको कहते हैं, वह उसी दौर की देन है। जेम्स बॉन्ड की मूवी का भी आपने उल्लेख किया, और उसके बाद भारत में जो फिल्में आई हैं, इसके अलावा जींस पहनावे में जो बदलाव हुआ है उसकी भी बात की। क्या आज की पीढ़ी ये समझ पाएगी कि वो जो दौर था, आज जो लोग इंटरनेट के युग में हैं, जिनजी हैं, जिनको पेरेंट्स को बोलना भी नहीं है या बोलना भी है, या कोई उनके सामने उस तरह का की सीमा नहीं है, मतलब उस तरह का दबाव नहीं है उनको, लेकिन उस समय में ये इन दबावों के बीच भी ये बदलाव हो रहे थे। इन बदलावों के पीछे भूमिका किसकी थी? तकनीक की, हमारे जो आइकॉन्स थे उनकी, फिल्मों की? आप क्या महसूस करती हैं? मेरे ख्याल से कि फिल्मों में जो दर्शाया जाता है, हम फिल्मों से नहीं सीखते हैं। जो फिल्मों में दर्शाया जाता है वो ऑलरेडी हो रहा होता है समाज में, तो जो फिल्मों में दर्शाया गया वो है।
तो ये इट्स अ टू वे स्पोर्ट। ऐसा नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि ये फिल्मों में ऐसा नहीं दिखाओ तो उसका असर समाज पे पड़ता है, बट समाज में ऑलरेडी वो हो रहा होता है। सो एक उसका तो एक मिरर, फिल्में एक मिरर होती हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी डाकू की पिक्चरें बनती, घोड़े होते। अगर क्योंकि समाज में अब है नहीं घोड़े और डाकू नहीं है, तो अब वो पिक्चरों में नहीं दिखाया जा रहा है। तो इसीलिए अब उनकी जगह तस्करों ने ले लिया। हाँ या जो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हाँ तो वो माफियाज जो है हाँ तो दिखाते हैं। अब वही दिखाते हैं। तो और उसके बाद आपको याद होगा, अस्सी में गोल्ड स्मगलिंग पे बड़ा दिखाया जाता था। लोहे के जो सोने के ब्रिक्स आ रहे हैं, शोर के ऊपर डिलीवरी हो रही है, फटा हुआ नोट से मैच किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे एक्चुअली होती थी, जो अंडरवर्ल्ड था, माफिया था। अब लेकिन वो हो नहीं रहा। तो आई थिंक फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो जो समाज में ऑलरेडी है या हो रहा है। सिक्के और लूडो। तो ये 80 का टाइम पास था, क्योंकि उस समय खेलना, बैठना, बोर्ड गेम खेलना और बहुत सारी हॉबीज़ होती थी सबके पास। सो जो इसमें जो सिक्के और स्टैम्प कलेक्शन है वो सारी पर्सनल हैं एक्चुअली। अच्छा, ये सारी पर्सनल हैं, मेरी खुद की। तो ये इतने सिक्के आपके पास हैं? बहुत ज़्यादा है इससे, बहुत ज़्यादा है इससे। ये तो बहुत थोड़े से हैं। हाँ। और स्टैम्प तो उस टाइम पे ये बड़ा कॉमन था। आप 80 के लोगों से पूछो, सबके पास एक स्टैम्प एल्बम होती थी। सिक्के कलेक्ट करना, कॉइन कलेक्शन, ये सब हॉबीज़ होती थी उस टाइम पे। जो आजकल के जेंजी, क्योंकि वो सिक्के किसी के पास सिक्के ही नहीं है तो कलेक्ट क्या करेंगे। वो तो कार्ड या पेटीएम या यहाँ पे गूगल पे। मध्यांतर की क्या आवश्यकता थी? जब जब मैंने बोला ये एक मनमोहन देसाई की मूवी की तरह ही किताब है, तो मध्यांतर तो इंटरमिशन मूवी में अगर पिक्चर शुरू हुई है तो पिक्चर में मध्यांतर तो बहुत ज़रूरी है। ये एक दशक में इतने सारे बदलाव आ गए, निर्लाज भी आ गया और वो ब्लैक एंड वाइट वाला दौर भी आ गया, और उसके बाद फिर आपने कैमरे में जो बदलाव हुआ है उसकी बात की है। जो बिल्स सामान्य तौर पर हम खाना खाने जाते हैं या कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में, उसकी डिज़ाइंस इतने तरह के बिल्स भी हो सकते हैं। ये तो आज अभी कंप्यूटराइज एज में लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कहीं भी जाओ वो एक तरह के बिल्स निकलते हैं। मुझे शायद खुद को नहीं पता था कि ये किताब में कभी यूज़ होंगे। तो ये सारे मेरे कलेक्शन से हैं। तो आप ये इतनी सारी चीजें कलेक्ट करके रख क्यों रही थी? ये मुझे भी नहीं पता है। इसका अगर मुझे जवाब मिलता तो मैं बता सकती थी। मुझे खुद नहीं पता है कि ये क्यों रखे गए थे, लेकिन रखे गए थे किसी ना किसी और कुछ किस कारण से रखे थे। कहीं पे क्या था, शायद कभी पता होगा कि वक्तों की कि कभी कुछ नहीं, उस किताब समय तो बननी है। आपको निश्चित रूप से याद नहीं रहा होगा कि मैं इसको कभी किताब के रूप में, ये सिक्के या हमारे स्टैम्प या ये रसीद जो खाना खाने के बाद मिलती है रेस्टोरेंट की या टेलर की, किसी की भी, वो रसीद भी कभी ये सारे किताब। ओरिजिनल हैं, ये सारे के सारे इसकी फिजिकल कॉपीज भी हैं इनके पास। और कैमरे के बदलाव, अच्छा इसी तरह से फोटो फ्रेम का जो बदलाव है, तस्वीर लेना जो जरूरी है। बिकॉज तब कैमरा ऐसा नहीं था जैसे अभी तो हर एक के हाथ में कैमरा होता है। उस टाइम पे तो फ़ोटो खिंचाने के लिए आप स्टूडियो जाया करते थे। एक बड़ा रिचुअल होता था कि आपको स्टूडियो ले जाया जाता था, वहाँ पिक्चर खींचते थे, और अगर आपकी पिक्चर अच्छी हो जाए तो वो स्टूडियो वाला आपकी पिक्चर बाहर डिस्प्ले कर देता था। आपने पिक्चर खींची और थोड़े दिनों बाद आप चेक करने गए कि वहाँ आपकी पिक्चर बाहर लगी है, तो एक आपके लिए एक प्राइड का मोमेंट हो जाता था। तो और उस टाइम पे फिर धीरे धीरे कलर्ड पिक्चर्स आनी शुरू हुई। फिर उसको रील को डेवलप कराना, ये आजकल के लोग समझ ही नहीं आएगा कि आपने पूरी छुट्टी एक कैमरे में ली, उसकी एक रील थी और आपने रील धुलने को दी और पता चला कि वो एक्सपोज हो गई है और सारी की सारी वॉश आउट। तो ये बड़ा कॉमन होता था कि पूरी की पूरी रील ब्लैंक निकलती थी। तो ये तो आजकल के किसी को समझ में नहीं आता। आपको मालूम है उस टाइम पे होता था ये। और तब 24 की डालो या 36 की डालो, कलर डालो, फिर उसको बदलो। तो उसमें हर चीज़ में एक सलीका था, और एक नियम होता था। आपकी बात से मुझे याद आया कि एक
दिल्ली में हमारे एक बड़ा फोटोग्राफर, जो अभी बहुत बड़ा फोटोग्राफर है, नाम नहीं लूँगा, उनको एक असाइनमेंट पे भेजा गया, वो पूरे दिन जो है फ़ोटो खींचते रहे और लौट के आए तो पता चला कि पूरी पूरी रील में कुछ था ही नहीं, क्योंकि रील उन्होंने डाली ही नहीं थी कैमरे में, और फ्लैश चमकता रहा और वो कभी लेट के कभी खड़े होके उन्होंने पूरी फ़ोटो खींची थी। उसके बाद उनकी जो धुलाई हुई एडिटर से, मैं उसका जिक्र अब आपकी बात से वो याद आ गया। इनमें जो फ़ोटो में जो विजुअल्स का इस्तेमाल किया है आपने फ़ोटो खींचने के दौरान, जो स्टूडियोज़ के हैं, ये मॉडल्स हैं या ये आपके पास पुराने समय से नहीं, ये ये तस्वीर मॉडल्स नहीं है, ये सब इधर उधर से आपने मांगा मांगी है कि भाई आप हाँ, स्टूडियो की फ़ोटो तो फोटो दीजिए, दे आप दीजिए, यहाँ की बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल। इसी तरह से ये स्कूटर्स, जो पुराने स्कूटर वेस्पा, और लम्ब्रेटा, हाँ लैम्ब्रेटा, और उसके अलावा वो जो मोपेड, मोपेड होते थे उस टाइम पे। हाँ मोपेड तो अभी दिखती नहीं, मुझे लगता है नहीं कि है नहीं, कहीं बची नहीं है। नहीं। और ये पुरानी ज़माने वाली फिएट और जो गाड़ियाँ हैं। और आपको याद होगा 80 में मारुति कार आई थी उसी जी। टाइम पे। सो मारुति कार भी एक मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल एस्पिरेशनल गाड़ी थी, तो उसने भी काफ़ी दुनिया बदल दी थी सबकी, मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस बदल गई थी और काफ़ी। एम्बेसडर का जो एक दौर है, और दिल्ली का जो टेलीफोन, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। मैं चाहूँगा कि इस पर ज़रूर बात कर बताएं हमें, क्योंकि हर हाथ में जब मोबाइल है तब इस फ़ोन की कल्पना जो है ये पीढ़ी नहीं कर सकती कि ये फ़ोन है क्या दरअसल, और ये कैसे हुआ करता था। अभी तो शायद मुझे लगता है रेलवे स्टेशनों में भी है कि नहीं है उसमें मालूम भी नहीं। अब तो डायल करने वाला रोटरी फ़ोन जिसे कहते हैं। तो सबसे मज़ेदार बात तो थी कि हमको सारे नंबर याद होते थे। किसी को फ़ोन में लिखा हुआ या होते ही थी, लिखी हुई या डायरेक्टरी होती थी, बट लेकिन नंबर वैसे ही याद हो रहते थे। और आप अगर नंबर घुमाइए तो एक उसकी आवाज़ आती थी और उसको आप जल्दी नहीं कर सकते हैं, वो अपनी स्पीड से ही वापस जाएगा। और उसके बाद वो अगर आपने एक नंबर गलत या मिलाया तो आपको नहीं पता कि वो आप उसको करेक्ट नहीं कर इस सकते वाले थे। फ़ोन की बात हो रही है ये इसकी। और जब फ़ोन होता था तो फ़ोन भी हर एक के पास नहीं होता था। तो वो अगर आपके पास है तो शायद आपके पड़ोसी के पास नहीं है। तो आप अपने साथ वाली दुकान का या पड़ोसी का नंबर दे सकते थे, और उसको जब नंबर आप किसी को देते थे, अगर वो आपका नंबर नहीं होता था तो वो होता था, उसको कहते थे पीपी नंबर, पर्टिकुलर पर्सन नंबर। तो यानी कि अगर मेरे पास फ़ोन नहीं है और आपके पास है तो मैं बोलूँगी कि मेरा पीपी नंबर ये है। तो आप इनको फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि आप सीमा को बुला दीजिए। सो इट वाज़ वेरी कॉमन टू हैव अ पीपी नंबर देना। और जब आप आईएसडी या एसटीडी आउट स्टेशन कॉल बुक करते थे तो उसके लिए कोड होता था, आपको याद होगा। और सीमा जी, मैं आपकी इस किताब को देखने से हम सामान्य तौर पर जितनी तेज़ी से अभी दुनिया बदल रही है, हर साल 2 साल में चीज़ें बदल जा रही हैं। हमें लगता है कि अभी बदलाव तेज़ी से हो रहा है, लेकिन इस किताब को देखने के बाद रोमांसिंग द 80s को देखने के बाद लगता है कि 80 के दौर में जितना बदलाव हुआ जीवन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, यहाँ आपने मतलब गाड़ी, पेंसिल, पेन, मोपेड, बेल्ट, कपड़े, इंच टेप, मतलब जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको आपने इस किताब के माध्यम से ये न रखा हो, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्ट का माध्यम हो, चाहे हमारे खाने-पीने की चीज़ें हों, हमारे मनोरंजन की चीज़ें हों, हमारे रहने की चीज़ें हों। तो इसे देखने के बाद, या पढ़ाई-लिखाई की दुनिया हो, मुझे लगता है कि ये पुस्तक ये बताने की कोशिश करती है कि 80 के दशक में जो बदलाव हुआ, उतना बदलाव शायद आज भी 2-3 दशकों में भी नहीं हो सकता। क्या आप भी ये बात महसूस करती हैं? आई थिंक जो उसकी अब उसी के अंदर आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। जो वो बदलाव उस टाइम पे हुआ तो वो ज़ीरो से लेके, मैं ज़ीरो से लेके 8 तक चला गया। अब वो उसी को उसको वो ब्रांच आउट कर रहा है, या उसको वो एक्सपैंड हो रहा है, या वो उस पे इम्प्रूव करा जा रहा है। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है और कुछ नहीं से आपके पास रास्ते खुल जाते हैं। तो 80 का एक जो समय था, उस टाइम पे रास्ते खुलने शुरू हुए थे। अब वो रास्ता
बड़ा हो रहा है या रास्ते और अलग अलग जगह जा रहे हैं या उस रास्तों में से रास्ते निकल रहे हैं, लेकिन वो 80 में तो रास्ता ही नहीं था, वो रास्ते रास्ते खुले थे। तो इसीलिए वो जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बदलाव के उस दौर का की क्रेडिट आप किसे देंगी? और चाहे वो एडवर्टाइजिंग की दुनिया हो, घड़ी हो, मतलब मैं अपने दर्शकों से कहूँगा, हालांकि ये बहुत महंगी किताब है और मुझे लगता नहीं कि ये सभी तक पहुंच सकती है, हालांकि सभी तक पहुंचाने का आशय भी नहीं रहा होगा सीमा जी का। कॉफ़ी टेबल बुक अपने दाम के हिसाब से 99.99 यानी $100 की लगभग है। तो ओम बुक इंटरनेशनल ने इसे प्रकाशित किया है और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें भारत की अंतरिक्ष यात्रा का भी वह दौर है जब रोमेश शर्मा से प्रधानमंत्री पूछती हैं कि ऊपर से भारत आपको कैसा दिखता है, और वो उत्तर देते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये पुस्तक भारत के लोगों के लिए है या बाहर के लोगों के लिए है? नहीं, ये है तो भारत के लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए तो नहीं, लेकिन बहुत सारे जो बाहर गए हैं, जो बाहर 80 में बहुत सारे लोग भारत छोड़ के गए थे। आपको याद होगा 80s के अंदर अब जितने भी इंजीनियर्स वगैरह होते थे, आईटी वगैरह, जो सब बहुत लोग इंडिया छोड़ के गए थे, तो वो तो अभी भी 80 में ही फंसे हुए हैं। तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, और उनके लिए तो हम तो फिर भी यहाँ रहते हैं, तो उनके लिए वो यादों का समेटना। अभी जैसे आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले एक रेडियो लॉन्च हुआ था, कैरावान। तो आई रिमेंबर जितने भी बाहर के लोग हैं वो बड़े पॉपुलर उसमें हुआ था कि उनको एक तो उनको ट्रांजिस्टर मिला, एक पुराने गाने मिले। तो जो लोग उस टाइम पे गए थे वो 80 में हैं अभी, तो उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण किताब हो सकती है और कीपसेक हो सकता है, और मैं उम्मीद करूँगी कि वो लें सब और उनको पसंद आए। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बधाई इस पुस्तक के लिए। जो लोग इसे खरीद सकते हैं, भारतीय रुपए में मुझे लगता है 4,000 रुपये के आसपास है। नहीं 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 नहीं, नहीं, अमेज़न पे कम है। कम है। तो अमेज़न पे कम है। तो अगर आप 80 के उस दौर को जीना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो ये किताब निश्चित रूप से आपके लिए एक महत्वपूर्ण किताब हो सकती है। आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे लगता है कि बहुत ही श्रम से 3 साल की मेहनत है, लेकिन ये किताब पूरे 80 के दशक को 2025 में जिंदा कर देती है। जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो आपसे छूट गया हो। तो इस बारीक सूक्ष्म दृष्टि के लिए और इतनी बेहतरीन किताब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगले सप्ताह मैं ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ फिर मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।